गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहली क्वेश्चन से CAA। दो बातें। पहली बात, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पहला क्वेश्चन वो रहे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट न्यूज़पेपर है उनके फ्रंट पेज पे आया हो। CA हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, मुझे पता है, हमने बहुत बार उसका रिवीजन भी कर रखा है, मुझे ये भी पता है, पर आपके फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे मुझे यही एक रिलेवेंट टॉपिक लगा, बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा थे इसीलिए आपके क्वेश्चन में है। और दूसरी बात, आप भूलते भी तो बहुत हो, ऐसा थोड़ी ना कि एक बार पढ़ लिया और एग्जाम में बिल्कुल सही करके आ गए, यहाँ पे एकदम प्रिंट हो गया, नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। 10 बार रिवीजन करते हैं, 11वीं बार फिर आप भूल जाते हैं, तो रिवीजन करेंगे ना। बताइए, मुझे पता है कि आपने ये पढ़ रखा है, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है, फिर भी आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। CA के रिगार्डिंग आपके फ्रंट पेज पे न्यूज़ था, फिर से एक नई बात निकल के आई। क्या बात निकल के आई कि तो होम मिनिस्ट्री ने कहा है, हमारे गवर्नमेंट ने कहा है कि मैंने पहले बताया था कि जो भी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ है, जो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ है जिनको नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी अंडर CAA, कैसे पता चलेगा कि वो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो जो भी उस कंट्री के या फिर जो भी एक लोकली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी जो मेंशन करता है कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसी कम्युनिटी में भी आगे रहने की आशा रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। तो नई बात क्या कही? नई बात ये निकल के आई कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप लोकल जो मंदिर हैं जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं वहाँ के लोकल मंदिर के पंडित से भी जाके स्टैम्प पेपर पे लिखवा सकते हैं कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो भी आपका कम्युनिटी है जो नोटिफाई है, अगर आप हिंदू हो तो लोकल किसी मंदिर में जाके वहाँ के पंडित जी से लिखवा सकते हो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कि आप इस कम्युनिटी से, आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आप एलिजिबल हो जाओगे अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स। आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, बट ये जो रिलीजन वाला डॉक्यूमेंट है वो इतना करने से काफ़ी होगा। ये नई बात निकल कर आई थी, इसीलिए आपके क्वेश्चन में था। डील करेंगे। पहले आप ये बताइए, CA बहुत बार पढ़ रखा है, बच्चे को पता है, 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं उनको नागरिकता मिलेगी अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है, क्यों कंट्रोवर्शियल है इतना, CA हर एक एंगल जान रखा है। नए रूल्स नोटिफाई किए गए थे, उन रूल्स को ही पढ़ा था, फिर से रिवीजन भी करेंगे। उसी रूल्स के रिगार्डिंग आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से बाबू करेक्ट कौन सा है। पहला, नीचे से स्टार्ट करते हैं। एम्पावर्ड कमिटी स्क्रूटिनाइज करेगी CA को, मतलब आपके जो भी एप्लीकेशंस होंगे क्या एम्पावर्ड कमिटी स्क्रूटिनाइज करेगी उसको? बताइए। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप उन 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हो और अगर आप इन 3 कंट्री से बिलोंग कर रहे हो तो ऐसे ही तो आपको नहीं मिल जाएगी। जी हाँ, आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। कौन करेगा? एम्पावर्ड कमिटी करेगी। बिल्कुल सही बात है, तो 3 तो सही है और सारे ऑप्शन से 3 है, यहाँ एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे एक आंसर जान के। चलो ठीक है, कोई नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि अगर आप किसी भी, कोई भी मेंबर हो, आप कोई भी ऐसे पर्सन हो जो इन 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, जो इन 3 कंट्रीज से आए हो, आप कोई भी हो, आपको नागरिकता मिल जाएगी बिना किसी एक्सेप्शन के। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, खुद में ही, बिल्कुल ये विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये खुद में ही एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नहीं? और इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शंस है इसमें, है ना, और हमने पढ़ रखा है क्या एक्सेप्शंस है, आगे डील करेंगे। और उसके अलावा और क्या कह रहा है कि जो मैंने बताया कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो इसके बारे में कैसे मिलेगी, तो सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकली रिप्यूटेड कम्युनिटी। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। 2 गलत है, 2 यहाँ पे है, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो ये होगा 1 और 3। सिर्फ 1 और 3 सही है। ठीक है, सिर्फ 1 और 3 सही है, 2 गलत है। एक्सेप्शंस है CA में। तो यही न्यूज़ था, इसी कंटेक्स्ट में आपके क्वेश्चन में था क्या कि जो लोकल पंडित्स हैं, लोकल प्रीस्ट हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, 10 रुपये का आता है जुडिशियल पेपर जिसमें लिखा रहेगा कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो आर्टिकल आई थी, इस आर्टिकल में बताया गया था कि जो मजनू का टीला है दिल्ली में, वहाँ पे पाकिस्तानी हिंदूज एज ए रिफ्यूजीज रह रहे हैं और वो 2013 में आए थे और उन्होंने भी इस तरह का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर रखा है अपने पास की आर्य समाज की मंदिर से, तो वो वैलिड होंगी। ओके, इंपॉर्टेंट होगा जानना। एक्सेप्शंस मैंने बताया है, बिल्कुल है। तो अगर कोई भी क्रिमिनल केस अंडर फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के अंडर में आता है तो उनको नहीं मिलेगा क्या, सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब अगर आप किसी क्राइम में इंडल्ज थे या फिर आपने इलीगली इंटर किया है
कोई भी ऐसा प्रोविजन जो इन एक्ट के अंडर में आता है और आप उसमें कल्प्रिट पाया जाते हो तो आपको नहीं मिलेगी नागरिकता। बिल्कुल, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या रूल नोटिफाई किया गया था कि डॉक्यूमेंट लेके आना है, जो भी डॉक्यूमेंट है ना आपके पास सब लेके आना है, ठीक है। मतलब आपके पास नहीं, जिनको सिटीजनशिप चाहिए उनको। तो क्या क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, टेनेंसी रिकॉर्ड हो गया, आइडेंटिटी पेपर्स हो गया, लाइसेंस हो गया, स्कूल हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गया, जो भी सर्टिफिकेट पेपर्स है आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी का आपको लेके आना है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो बताता हो कि आप जो भी नोटिफाई कम्युनिटीज है सीए के अंडर में उससे बिलोंग करते हो। पंडित वाली बात यहाँ पे आ गई, ठीक है, कि आप हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। आपको अपने जो वर्शिप प्लेस है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेके आनी है जिसमें मेंशन हो कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो और इसी रिलीजन में आगे रहने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया कि एम्पावर्ड कमिटी स्क्रूटिनाइज करेगी। जो एम्पावर्ड कमिटी होगी उनको हेड करेंगे डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन के, और ये जो एप्लीकेशंस होंगे वो जाएंगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमिटीज जिसको हेड करेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट या फिर सुपरिटेंडेंट जो पुलिस है, एसपी है वो, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। नए रूल्स आए हैं, नई चीजें निकल कर आई हैं। CAA बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। जो क्वेश्चन सेटर है वो ट्राई करेंगे ऐसा क्वेश्चन सेट करने का जो आपको नहीं पता हो और वो इसी एरिया से निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है बट करेंट से लिंक्ड है, ठीक है। बहुत टाइम की बात है, मैंने बताया था इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन सेक्शन में आया था जिसने बताया था कि 4th मास कोरल ब्लीचिंग होने वाली है, और उस टाइम में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। क्लास किया था तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर बता दूंगी। खैर, तो उसमें ये भी बताया गया था कि जो गुल्फ ऑफ मन्नार है वो वहाँ पे भी कोरल्स प्रेजेंट है और वो रेड अलर्ट पे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी कोरल खत्म होते जा रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग होते जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग आपके पास 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सही कौन गलत, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको रिगार्डिंग गुल्फ ऑफ मन्नार रीजन, आपको बताना है इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। चलो बताओ। भारत में तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी के क्षेत्र में 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से एक है और अन्य गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मतलब इन चारों जगह पे मेजरली कोरल रीफ इंडिया में पाए जाते हैं। एक तो गुल्फ ऑफ मन्नार हो गया जो तमिलनाडु में आता है, उसके अलावा गुजरात का कच्छ रीजन, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो गुल्फ ऑफ मन्नार है इनका लोकेशन पूछा जा रहा है कि ये इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप सी ऑफ इंडियन ओशन। क्या ये बात सही है? 2 स्टेटमेंट में तोड़ते हैं इसी स्टेटमेंट को। पहला, क्या ये लक्षद्वीप सी का पार्ट है गुल्फ ऑफ मन्नार? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या कह रहे हैं कि इनका कोस्ट पूछा जा रहा है, साउथ वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, साउथ वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं गुल्फ ऑफ मन्नार। तमिलनाडु कहाँ? यहाँ पे है, ठीक है। श्रीलंका, ये रहा इंडिया, यहाँ श्रीलंका, यहाँ पे है ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट नहीं हुआ, ये गलत है। यहाँ पे साउथ ईस्ट होना चाहिए था, है ना, साउथ ईस्ट होना चाहिए था। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था, अगर मिस कर देते तो क्वेश्चन गलत होके आ जाता। पूरी बात सही थी, बस यहाँ पे गलती थी और हमने सही कर लिया, पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया। तो क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्योंकि एक सही है 2 गलत है तो हम कहेंगे क्या, सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। लोकेशन बिल्कुल याद रखना है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग से खेलना है। देखो यहाँ पे गुल्फ ऑफ मन्नार है, साउथ ईस्ट साइड में है, बिल्कुल है, याद रखना है, ठीक है। तो क्या बात निकल के आई है, किस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया गया था कि कोरल कवर जो है गुल्फ ऑफ मन्नार का डिक्लाइन हो गया 37% जो था 2005 में, वो हो गया है 27.3% इन 2021, ठीक है। जो गुल्फ ऑफ मन्नार है उसको बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया है और रिच कोस्टल रीजन है। और पहला, ये इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल नहीं रहना है। इस चीज़ को हम बार बार रिवाइज करेंगे और हमें हमेशा जैसे हम करते हैं, मैंने बोला है कि जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो ध्यान रह जाती हैं बट फैक्चुअल बातें हम भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे, जल्दी से जान लेते हैं कोरल्स के बारे में। कोरल्स क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है, कोरल जो हो रहे हैं खत्म, वो क्यों खत्म हो रहे हैं? तो इनवर्टिब्रेट बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट किसको कहते हैं? जिनके पास स्पाइन नहीं होता, ये जो बैकबोन होता है स्पाइन वो नहीं होता है, ठीक है। स्पाइनलेस क्रिएचर होते हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारे पास खुद का कुछ स्पाइन नहीं है, दैट इज कोरल का खुद का स्पाइन नहीं है, इसलिए वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब
थोड़ा फायदा तुम हम मुझे दो, थोड़ा फायदा हम तुम्हें देंगे। कौन? कोरल्स किसके साथ रहता है इस फायदेमंद संबंध में? जूज़ैंथेली के साथ। ये एक आल्गी है, ठीक है, जिसका नाम है जूज़ैंथेली। जो जूज़ैंथेली है कोरल को खाना प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और कोरल उनके बदले में उनको घर प्रोवाइड करता है। दोनों साथ साथ इकट्ठे बड़े खुशी से रह रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो भी समंदर में या फिर क्लाइमेट चेंज होता है, जिसके चलते समंदर में भी चेंजेस आते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तो कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है कोरल ब्लीचिंग? जो जूज़ैंथेली होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी एसिडिटी बढ़ जाता है समंदर का, या फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर पोल्यूशन आ जाता है, ओशन एसिडिक हो जाता है, तो जो जूज़ैंथेली है रिएक्टिव ऑक्सीजन छोड़ने लगता है। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है ये कोरल्स के लिए, कोरल को पसंद नहीं आता है, ठीक है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन समझ निकालने लगते हैं क्या? अलगी, जो बेनिफिशियल नहीं है कोरल्स के लिए। अब जब तक फायदा मिल रहा था कोरल्स को, उन्होंने जूज़ैंथेली को अपने पास रखा हुआ था। जैसे ही इन्होंने रिएक्टिव ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया, कोरल्स ने मार के भगा दिया किसको? जूज़ैंथेली को। ये जो जूज़ैंथेली है, आपने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं दिखा रही हूँ। ये है, ठीक है, ये कलरफुल्स दिख रहे हैं, ये कलरफुल्स दिखते हैं जूज़ैंथेली अलगी के चलते, ठीक है। अब कोरल्स ने इन्हें निकाल दिया तो वापस से कोरल जो उनका असली फॉर्म था ये ऐसे हो गए। इसी को क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीच हो गए, इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये जो कोरल्स है इसमें जूज़ैंथेली के अलावा बहुत सारे मराइन बायोडाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। 25% ऑफ मराइन इकोसिस्टम इन कोरल रीफ्स के आसपास ही रहती है। तो जूज़ैंथेली निकल गया, साथ साथ जो मराइन एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी निकल गए। ऐसे निकले कंकाल के जैसे, स्केलेटन जैसा दिखने लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और ये जो मैंने बोला 25% जो भी है एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ, वो कोरल्स के साथ रह रहे हैं, तो इनके पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है कोरल ब्लीचिंग के चलते, ठीक है। मैंने बताया था कि एक टाइम की बात है, मैंने पढ़ाया था कि 4th कोरल मास ब्लीचिंग की बात निकल कर आई है कि होने वाला है, ठीक है, जिसका असर ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वहां पे पड़ता है। और रेड कोट अलर्ट दिया गया था कहाँ? गुल्फ ऑफ मन्नार में। और क्या हो रहा है गुल्फ ऑफ मन्नार में? पोल्यूशन, ओवर फिशिंग, फिर डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस यूजिंग डायनामाइट और साइनाइड, लाइव कोरल्स को पकड़ना, इन सब रीजंस के चलते वहां पे कोरल रिमूवल हो रहा है, डैमेज हो रहा है रीफ को ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड द गुल्फ ऑफ मन्नार अलॉन्ग विथ कोरल ब्लीचिंग। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आए दिन आते जाते रहता है। हमने, मुझे लगता है कि 3 से 4 बार ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, फिर से पढ़ा, कोई बात नहीं, टाइम तो नहीं वेस्ट होकर, रिवाइज ही करोगे, भूले बिसरे गीत हो जाते हैं नहीं तो। चलो, जिब्राल्टर स्टेट आपसे पूछा जा रहा है, लोकेशन, इतना लंबा जो बात है उसमें यही बोला गया है, मोटा मोटी आपको यही बताना है। क्या बात निकल के आ रही है? सो कंटेक्स्ट पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक नई रिसर्च ने इंडिकेट किया है कि एक सबडक्शन जोन है अंडर जिब्राल्टर स्ट्रेट जो पहले इनएक्टिव हुआ करती थी, अब एक्टिविटीज आने लगी है उसमें, उस जिब्राल्टर स्टेट में, ठीक है। ये कहाँ है स्ट्रेट? बहुत ईजी है, मुझे पता है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, तो बताइए क्या है इसका आंसर। जिब्राल्टर स्टेट में पहले जो सबडक्शन जोन था वो इनएक्टिव फेज में था, अब उसमें एक्टिविटीज के कुछ साइन देखने लगे हैं। पहले ये निष्क्रिय था, बट अब कुछ गतिविधिक संकेत दिए जाने लगे हैं। तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ है बताइए? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ये कनेक्ट करता है यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से। याद रहेगा, हमें ये याद रहता है कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में आता है क्या? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बट ये कंट्री भी याद रखना है, ठीक है। स्पेन और मोरक्को इसके बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे है मोरक्को का अफ्रीका कंटिनेंट, मोरक्को कंट्री, और ये ही यहाँ पे स्पेन, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जहाँ पे सबडक्शन जोन जो पहले इनएक्टिव हुआ करता था वहां पे अब एक्टिविटी दिखने लगी है। सबडक्शन जोन टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वो या तो डाइवर्ज करते हैं या कन्वर्ज करते हैं या फिर सबडक्ट करते हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ते जा रही है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? सबडक्शन जोन कब होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं, एक दूसरे पे चढ़ने लगती है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। तो यहाँ पे सबडक्शन जोन है, तो अटलांटिक जो है सी, वो सब पोटेंशियल है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में श्रिंक हो जाएंगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये जो नई रिसर्च आई है वो ये बता रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अफ्रीकन प्लेट है वो स्लाइडिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका की जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे स्लाइड कर रही है, जो कॉज कर सकता है अर्थक्वेक और सिस्मिक रिस्क को,
ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योग्राफी में मतलब आपको स्टैटिक क्वेश्चंस रहते हैं कहने को, बट वो कहीं ना कहीं करंट से लिंक होते हैं, खास करके लोकेशन बेस्ड न्यूज़ जो होता है, जो मैं भर भर के कराती हूँ क्लास में, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो नई मार्केट में आई रहती है वो सारे। ठीक है, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोलंबिया और पनामा को लेकर हमने क्या पढ़ा था? हमने जाना था डैरियन गैप के बारे में, जो इस्थमस ऑफ पनामा में है, पनामा, और इधर है कोलंबिया, और इसके इस्थमस पे है डैरियन गैप। क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि इलीगल माइग्रेंट जो है इस रूट को यूज़ कर रहे हैं अपने डेस्टिनी पे जाने के लिए, दैट इज अमेरिका वगैरह जाने के लिए। इलीगल माइग्रेंट्स इस रूट का यूज़ कर रहे हैं, किसका? डैरियन गैप पे, जो है इन बिटवीन कोलंबिया एंड पनामा। बहुत ही खतरनाक रास्ता है और बहुत ही इनह्यूमेन कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है ये इन इलीगल माइग्रेंट को, इसीलिए न्यूज़ में था। फिर चाइना ताइवान बहुत बार पढ़ा है, फॉर्मोसा स्ट्रेट, जिसको ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मोसा स्ट्रेट, और चाइना वियतनाम बिल्कुल याद रखना है। इसके बीच में है गुल्फ ऑफ टॉनकिन। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने कल भी बताया था, कल हमने फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ा था, डाटा आई थी आरबीआई की जिसने बताया था कि बढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, उससे पहले जीडीपी के बारे में पढ़ा था, एनओसो ने रिलीज किया था। तो हमने हमेशा बोला है कि इकोनॉमिक जो पेज आता है उसमें हमेशा क्वार्टरली या फिर एनुअली या बाई एनुअली कोई ना कोई डाटा रिपोर्ट्स आती रहती है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है? स्टैटिक पार्ट उसका डील करना है, क्योंकि ये क्वार्टरली होती है, मंथली बेसिस पे आती है, फ्लक्चुएट करती हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर वो आपसे डाटा नहीं पूछेंगे। क्या करना है? एग्जाम से कुछ टाइम पहले जो डाटा आई हुई है नई मार्केट में उसको पढ़ के चले जाना है, बट जो स्टैटिक पार्ट है वो हमें जानना है। रिगार्डिंग पूछा जा रहा है आपको क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट के रिगार्डिंग में। ठीक है, न्यूज में था ये आपके, क्या हुआ होगा? नैरो डाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है। क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट जब इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब किसी कंट्री का इंपोर्ट बढ़ने लगे और एक्सपोर्ट कम होने लगे, क्या वो किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है? बताओ, हम इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या दर्शाता है ये? कि हमारी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, हमारे प्रोडक्ट का ग्लोबल मार्केट में डिमांड नहीं है। ये यही सब दर्शाता है क्या? जब इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारी मोदी जो गवर्नमेंट है, मोदी की जो गवर्नमेंट है, उनका क्या कहना है? सेल्फ सफिशिएंसी पे हम जोर दे रहे हैं कि हमें क्या होना है? सेल्फ रिलायंस होना है। तो हम ये जब किसी इकोनॉमी में ये दिखाया जाता है तो ये क्या बताता है? कि डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है, कंट्री सेल्फ रिलायंट नहीं है, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट? इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाती है? क्या क्या स्टेप लेती है? ये आपका क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बहुत ईजी है, इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो ये जो होता है इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जब बढ़ जाता है तो हमें इसे रिड्यूस करना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। डी वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी, क्या ऐसा करती है गवर्नमेंट? क्या होता है डी वैल्यू? मतलब जैसे मान लो कि $1 ₹50, ठीक है। अब किसी कंट्री में हो और मान लो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया किटकैट चॉकलेट को, ठीक है, ₹50 में, तो उस कंट्री के जो भी नागरिक हैं वो $1 में एक किटकैट परचेस कर लेंगे। $1 ₹50 की है और मार्केट में यहाँ पे हम ₹50 में एक किटकैट बना रहे हैं और वो जा रही है यूएस में, तो वहाँ की जो सिटीजन है वो $1 में एक किटकैट खरीद लेंगे? बिल्कुल खरीद लेंगे। मान लो डी वैल्यू हो गया, हमने डी वैल्यू करके कर दिया ₹100, ठीक है। अब $1 का दाम हो गया है ₹100, ठीक है। तो यही किटकैट अब यूएस इकोनॉमी में उतने ही पैसे में वो 2 खरीद लेंगे। पहले $1 में वो एक ही किटकैट खरीद पा रहे थे, अब $1 में वो 2 किटकैट खरीद पाएंगे। तो क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा? समझ में आई बात? बहुत इजी बताया है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हाँ, डिवैल्यू करने से हम अपनी करेंसी को एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक होगा। ये सही बात है, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। पूरी बात तो यहीं पे आके है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है? इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। इंपोर्ट
ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, और हमें इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को इन्हांस करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स को, बिल्कुल देना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या बात कह रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम सब्सिडी ही बढ़ा दें एक्सपोर्ट को, तो ये क्या सही होगा, नहीं सही होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि adopting suitable policies which attract greater FDI and more fund from FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो अच्छा होगा ना इकोनॉमी के लिए, रिड्यूस होगा CAD, बिल्कुल होगा। तो क्या ये भी सही है? तो आपको क्या कहना है, कौन सा स्टेप लेते हैं गवर्नमेंट? 2 तो बिल्कुल नहीं लेंगे, 2 कैंसल। अब बताओ 1 है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया मैंने, तो 1 और 3, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या हुआ है, थर्ड क्वार्टर का मैंने बताया था ना, बढ़ता है घटता है, तो अभी नैरो डाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कम होगा, बिल्कुल होगा। इतना कम हुआ है, डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट? अकर्स व्हेन द कंट्री इंपोर्ट्स एक्सीड, ठीक है, इंपोर्ट्स एक्सीड हो जाता है देन दी एक्सपोर्ट। और कब ऐसा होता है, हम जब भर भर के ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो ये सब जो है ना मेजर ड्राइविंग फोर्स है जो बढ़ाता है किसको, CAD को, जो वाइडन करता है CAD को। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बताना, फिर से समझा दूंगी, ठीक है। बहुत इजी है, फैक्चुअल है, मुझे पता है, लेकिन नई बात है कि एक कंट्री है इनमें से जिनकी लोअर हाउस ने बिल पास कर दिया है जो लीगल रिकॉग्निशन देंगे सेम सेक्स मैरिज को। कौन सी कंट्री है? ब्रूसेल्स हमने पढ़ रखा है, इन्होंने अभी हाल ही में दिया था। ये पहली ऐसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बनी जहां पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ किया गया, है ना। ऑर्थोडॉक्स कंट्री बनी, पहली यूरोपियन ऑर्थोडॉक्स, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ने अलाउ कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को, बट ये ऑर्थोडॉक्स कंट्री है और इन्होंने पहली ऐसी ऑर्थोडॉक्स कंट्री जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। तो ब्रूसेल्स हट गया, 3 बच रहे हैं, तीनों पे देख के लगेगा अब्बा, नीदरलैंड हो सकता है, नेपाल हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, मतलब आपको दिमाग में जाएगा कि नीदरलैंड। पर मैं बता दूं कि वर्ल्ड में नीदरलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, लीगल रिकॉग्निशन दिया था टू द सेम सेक्स मैरिज। नीदरलैंड भी हट गया, क्या बचा? थाईलैंड और नेपाल। मैं बता देती हूँ कि नेपाल ने लास्ट ईयर अलाउ कर दिया था सेम सेक्स मैरिज, लगा धक्का, नेपाल में कर दिया था। हमारे यहाँ भी चल रही है केसेस के लिए। थाईलैंड ऐसी कंट्री बनी, और ये मतलब साउथ ईस्ट कंट्री, पहली ऐसी साउथ ईस्ट कंट्री बनी, मतलब साउथ ईस्ट कंट्री जो है ना थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है, इन सब चीज़ को लेके उतना वो खुले नहीं हैं अभी, बट ये पहली ऐसी कंट्री बन जाएगी अगर ये बिल पास हो जाती है। अभी लोअर हाउस में पास हुई है, ठीक है, उसके बाद फिर इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको एक्ट बनने के लिए वहाँ के जो रॉयल है उनका भी एसेंट चाहिए होगा, ये सीनेट को पास होंगी, बट जब लोअर हाउस में पास हो गई है तो शायद यहाँ पे भी पास हो जाए, और अगर हो जाता है तो ये साउथ ईस्ट कंट्रीज में ऐसा पहला कंट्री बनेगा। कौन? थाईलैंड, जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, देखेंगे क्या होता है आगे, जब होगा तो फिर से पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, मुझे पता है। इंडिया US टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है। क्वेश्चन सेटर को पता है कि आपको पता है कि टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किसी बीच में होता है, उनको खेलना होगा तो यहाँ खेलेंगे। कहाँ कंडक्ट हो रहा है बताइए? टाइगर ट्रम्प, इसको क्या कहते हैं? स्टैंड्स फॉर ट्राई सर्विसेज इंडिया US एम्फीबियस एक्सरसाइज, ठीक है, बताइए ये अभ्यास कहाँ आयोजन हो रहा है, इसका कहाँ कंडक्शन हो रहा है, कहाँ कंडक्ट हो रहा है? ये 2 फेज में होगा, एक हो रहा है विशाखापट्टनम में और दूसरा काकीनाडा में, जो आते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हो रहा है कहाँ, क्या? टाइगर ट्रम्प, मैंने बताया 2 फेज में होगा, एक तो विशाखापट्टनम में और जो होगा हैबर फेज, और C फेज होगा काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किसके बीच में होता है? इंडिया और US के बीच में। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड में हमने क्या पढ़ा था? ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस एक्सरसाइज, जहां पे सारी मेंबर्स वुमेन थी। इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन आयोजित किया गया था इस एक्सरसाइज का। कहाँ हुआ था? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। राजस्थान के पोखरान में हुआ था भारत शक्ति, जहां पे हमारी तीनों मिलिट्री सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिजीनियसली डेवलप जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका शोकेस किया गया था। हमारे मोदी जी भी वहां पे प्रेजेंट थे। कहाँ हुआ था? पोखरान राजस्थान में। और
उत्तराखंड, देहरादून में बिपिन रावत जी की मूर्ति का अनावरण किया था राजनाथ सिंह ने। याद रखना, बहुत पहले हमने पढ़ा था, राजनाथ सिंह ने अनावरण किया था बिपिन रावत की मूर्ति का। कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल है। यूरोपा क्या है? जुपिटर का मून है। तो वहां पे एक बोतल में मैसेज भेजा जाएगा। इस मैसेज में एक पोएम है अमेरिकन लॉरेंट का और कुछ भाषाएं, इसमें हिंदी भाषा भी मौजूद है। पानी का वेव बना हुआ है और वो अलग अलग भाषाएं में लिखी हुई है। ये सब मैसेजेस जाएंगे कहाँ? यूरोपा, जो जुपिटर का मून है। ये सारा जो काम है ये कौन कर रहा है? कौन सी स्पेस एजेंसी कर रहा है? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। कौन सी आंतरिक एजेंसी अक्टूबर में बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर बोतल में संदेश भेजने की योजना बना रहा है? बताइए। ये कर रहा है नासा। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन याद है? बिल्कुल याद होगा। तो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है। ये क्या करेगा? ये जाएगा कहाँ? यूरोपा, जो जुपिटर का मून है, और वहां पे क्या करेंगे? मैसेज भेजेंगे एक मेटल प्लेट पे। उसमें एक पोएम है, यूएस के जो पोएम के लॉरेट है, क्या नाम है? एडा लाइमन। इनका पोएम नासा के साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया था बट थोड़ा लंबा पोएम था, आपके स्पेस में आता नहीं और आप पढ़ते भी नहीं इतना। वैसे भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो क्या ही, बस एक क्यूरियोसिटी के लिए मन होगा तो देख लेना। और वेव फॉर्म भी लिखा रहेगा वर्ड वाटर के लिए, जिसमें हिंदी भी प्रेजेंट है और उसके अलावा 103 वेव फॉर्म है। ठीक है, हिंदी भी प्रेजेंट है, जो हाईलाइट करेगा इंडिया का कनेक्शन नासा से। ठीक है, तो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन क्या जाएगा? मैसेज जाएगा। ठीक है, क्या करेगा ये? टू सर्च फॉर द साइन ऑफ लाइफ। कहाँ? यूरोपा में। चलो, जाएगा मैसेज, अच्छी बात है। जाक्सा को लेके हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने नासा के साथ दुनिया की सबसे पहली वुडन सैटेलाइट छोड़ी थी, जिसका नाम था लिग्नोसैट। ठीक है, इजी है बट आप भूल जाओगे, मुझे पता है। स्पेसएक्स, इन्होंने लॉन्च किया था मीथेन सैट, जो ग्लोबली कितना मीथेन का इमिशन हो रहा है वो फिगर आउट करेगा, बताएगा। स्पेसएक्स का क्या था नाम? मीथेन सैट। उसके बाद रोसकॉस्मोस, रशिया ने लॉन्च किया था। ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट पार्स, किसका था? ईरान का था, जो रशिया ने लॉन्च किया था। और मैंने बार बार बोला है कि पार्स को यार्स से नहीं कंफ्यूज करना। यार्स रशिया का इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चलो, मिला है कन्नड़ का इंस्क्रिप्शन, जो बिलोंग करता है कल्याण चालुक्य डायनेस्टी को। कहाँ पे मिला है? इस तरह की जो न्यूज़ है, जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही है, बहुत ही फेवरेट एरिया होता है क्वेश्चन सेटर का। वो यहाँ से उठा के जरूर क्वेश्चन पूछता है, बहुत डायरेक्टली पूछ देते हैं। ठीक है, तो बताइए। फैक्चुअल है, बिल्कुल नहीं डरना है, हम बार बार रिवाइज करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। कल्याण चालुक्य राजवंश का कन्नड़ शिलालेख कहाँ पाया गया है हाल ही में? बताइए आप। ये तेलंगाना में पाया गया है। ठीक है, तेलंगाना में पाया गया है क्या? कन्नड़ इंस्क्रिप्शन। गंगापुरम, जो टेम्पल टाउन है तेलंगाना की, वहां पे ये पाया गया है कल्याण चालुक्य डायनेस्टी की कन्नड़ इंस्क्रिप्शन। ओके, चलो। तमिलनाडु में भी कुछ पाया गया था, एक मूर्ति पाई गई थी जिसका नाम था कोत्रवई स्कल्पचर था, पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कहाँ पाया गया था? तमिलनाडु में। फिर तेलंगाना में 1200-1300 साल पुरानी मंदिर और इंस्क्रिप्शंस पाई गई थी। कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर असम में अभी हाल ही में हमारे मोदी जी ने अनावरण किया था लचित बोरफुकन की मूर्ति को। अहोम डायनेस्टी के जनरल थे और जब किया था तो हमने इनके बारे में भी पढ़ा था। बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा था और मुगल की आर्मी को पछाड़ दिया था, भगा दिया था असम से। जम्मू कश्मीर, अभी हमारे मोदी जी गए थे शंकराचार्य हिल में, शंकराचार्य टेम्पल में उन्होंने अपनी ऑफरिंग दी थी। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जो है जबरवान रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर में। चलो, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड लास्ट है। ये हाल ही में न्यूज में रहा है कुआत्रो सियानेगास। ठीक है, कुआत्रो सियानेगास ये हाल ही में न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर क्राइसिस की समस्या देखी गई है, इस कंट्री में है। वाटर क्राइसिस से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से कर्नाटक का केस डील किया हुआ है कि कर्नाटक डे 0 की तरफ अग्रसर है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और हर एक एंगल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा उसको जाना था जब कर्नाटक का वाटर क्राइसिस पढ़ा था, है ना। कावेरी डिस्प्यूट के बारे में भी जाना था, मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में भी जाना था। वाटर क्राइसिस हर जगह दिख रहा है। ठीक है,
तो उसी के रिगार्डिंग क्वात्रो सिएनेगास है, एक रीजन है, ये न्यूज में है। कहाँ है, किस कंट्री में बिलोंग करता है, किस कंट्री में लोकेटेड है? क्वात्रो सिएनेगास, क्वात्रो सिएनेगास, बताइए। ये है मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको होगा। चलो, तो क्या है यहाँ पे? ओआसिस है भर भर के इस एरिया में, जो अब कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्फाफा बढ़ाया जा रहा है। अल्फाफा क्या है? प्रोटीनियस लेग्यूमिनस प्लांट है, बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, भर भर के पानी पीता है ये क्रॉप, और ये उग रहे हैं बहुत ज़्यादा। कहाँ? मैक्सिको के क्वात्रा सिनेगास में। और ये जो ओआसिस है यहाँ पे वाटर क्राइसिस दिखा जा रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से करें रिवीजन। जेनेवा में हमने क्या पढ़ा था? 148 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग हो रही थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत अच्छे से जाना था आईपीओ के बारे में। इक्वाडोर को लेके क्या पढ़ा था? गैलापेगोस आइलैंड किसका है? इक्वाडोर का है। और क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, भर भर के लोग टूरिस्ट यहाँ पे जा रहे हैं, जिसके चलते ये जो सेंसिटिव इकोसिस्टम है उस पर बर्डन पड़ रहा है। कहाँ? गैलापेगोस आइलैंड जो है इक्वाडोर का। और ब्रुसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या था? पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी कहाँ? ब्रुसेल्स में, ठीक है। यहाँ पे टेनेसी था, ये भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये यूएस का एक स्टेट है और इन्होंने एआई का यूज करके जो भी म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर्स का आवाज चुरा लेते हैं ना, उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत बढ़िया काम किया है। कहाँ? टेनेसी जो है यूएस की एक स्टेट, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में न्यूज में देखा गया है बायाडागी। क्या है ये? बताइए। बायाडागी जो हाल ही में न्यूज में देखा गया है, क्या है? ये एक मिर्च की प्रजाति है, मिर्च है, ठीक है। क्यों न्यूज में है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है वायाडागी, ठीक है। वायलेंट प्रोटेस्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लो प्राइसेस ऑफर की जा रही है फार्मर्स को एपीएमसीज में ई टेंडर के थ्रू, ठीक है। किसके लिए? बायाडागी चिली के लिए, जिसके चलते ये हाल ही में न्यूज में रहा है। ये जो बायाडागी चिली है दो तरह की आती है, एक बायाडागी कड्डी और बायाडागी डब्बी, ठीक है। कड्डी डब्बी, इनको वहाँ का जीआई टैग भी मिला हुआ है और कम प्राइसेस मिल रही है, इसलिए फार्मर्स वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग बायाडागी चिली, ठीक है। चलो, पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसरो की है। कहाँ से टेस्ट किया था? चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। फ्लाइंग डायनासोर सियोपेट्रा एवांसी, क्या है? फ्लाइंग डायनासोर है, इनका नाम सियोपेट्रा एवांसी है। स्कॉटलैंड में इनका फॉसिल पाया गया था, इंपॉर्टेंट होगा। और डिजीज अफेक्टिंग प्लांट कल ही पढ़ा था, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने चुड़ैल की झाड़ू, जिसको विचर्स ब्रूम कहा गया था, इस डिजीज की खोज की है, जो प्राइमरीली अफेक्ट कर रहा है मटर के पौधों को। बैक्टीरिया से कॉज होता है ये डिजीज, अभी हाल ही में न्यूज में था। किसने फाइंड आउट किया? हरियाणा की यूनिवर्सिटी ने फाउंड किया। तो ये था सेशन आज का, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।